Hello friends. So basically we will discuss about the syllabus of junior engineer, that is code number 52 in MCRE. So first of all we will discuss who are eligible for particular this post. See, first of all, in MCRE, in junior engineer, for post 52, the person who has completed his B and BTech in safety and fire engineering or industrial safety engineering. Apart from that, just imagine that any of the person who has completed his B and BTech in any branch, but along with it, apart from that safety and फायर इंजीनियरिंग, अगर आपके पास और कोई दूसरी इंजीनियरिंग किए हुए मीन्स बी एंड बीटेक किए हुए, तो उसके साथ डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा इज मैंडेटरी. अगर आपके पास डिप्लोमा है दैट इज आल्सो ओके. अगर पीजी डिप्लोमा है कौन से पर्टिकुलर स्ट्रीम में, दैट इज फायर सेफ्टी एंड हजार्डियस मैनेजमेंट, या फिर कोई भी डिप्लोमा है इंडस्ट्रियल सेफ्टी का फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यू कैन अप्लाई फॉर दैट. नाउ इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक और वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस, और सिलेबस के साथ साथ हम डिटेल में सिलेबस को एनालाइज करेंगे. और मैंने उसको टेबल फॉर्मेट में बनाया है, ठीक है. और इसमें मैंने ये भी मेंशन किया है कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, कौन सा नहीं है, जहाँ पे आपको ज़्यादा ब्रेन को कंसंट्रेट करने की जरूरत है, जहाँ पे ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है. तो वी विल डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो सेफ्टी इंजीनियर के बारे में है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फायर साइंस एंड फायर डायनेमिक्स. ये एकदम प्योरली फिजिक्स के बेसिस पे है. और मैं समझता हूँ चाहे आपने बी टेक किया हो अपार्ट फ्रॉम डिप्लोमा, या डिप्लोमा इन सेफ्टी हजार्डियस, या फिर आपने फायर सेफ्टी में किया हो, तो डेफिनेटली आप सबसे पहले तो फायर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को बारे में पढ़ोगे. उसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना. ये आपको लगेगा थोड़ा बड़ा सिलेबस है, बट इट्स वेरी टाइनी सिलेबस. कम्बिशंस, ट्राइंगल्स, कम्बिशंस, स्टेज, इग्निशन, टेम्परेचर, फ्लेम टाइप्स, ये है. इसमें सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना है और एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं. फायर लोड, हीट रिलीज क्या होती है, तो उसमें ये याद रखना इनकी क्या यूनिट्स होती है, चार बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं. तो छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन सोल्व कर लेना. हीट ट्रांसफर इन फायर कैसे होते हैं, लाइक कंडक्शंस क्या होता है, कन्वेक्शन मतलब टच होकर रेडिएशन के इसके थ्रू, तो कंडक्शन के थ्रू मतलब लेयर बाय लेयर कैसे पहुंचती है आपकी फायर्स. कन्वेक्शन का मतलब फ्रॉम पेनिट्रेट नीचे से ऊपर, ऊपर की तरफ से रेडिएशन. आप ऑफकोर्स जैसे मान लो कि सन रे आ रही है, तो दैट इज, और ये उसका रेडिएशन आ रहा है, तो दैट इज आल्सो कॉज ऑफ वार्मनेस और हीट. तो ये भी रीजन होते हैं. तो ये 2-3 लाइन का कंसेप्ट है. मीन्स ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ 3 से 4 पेज में हो जाएगा. क्लासिफिकेशन ऑफ फाइट्स कितने, ABCDEF, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यू. ये आपको आना ही चाहिए बिकॉज दे विल आस्क फ्रॉम दिस पार्ट. सॉरी फॉर फ्लैश ओवन, बैकड्राफ्ट, कंडीशन, साइंस, कंसिक्वेंस क्या क्या है, ये ऑफकोर्स ये कंसेप्ट लेवल पे है, ये आपको आता है. एक्सप्लोजन बेसिक्स में क्या होता है, BLVC, डस्ट एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन क्या होता है, तो इनके डेफिनेशन और इंडस्ट्रियल एग्जांपल आप देख के जा सकते हैं. नाउ द सेकंड पार्ट इज एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स क्या क्या है. तो ऑफकोर्स एज सेफ्टी इंजीनियर यू विल डू दिस पर्टिकुलर जॉब इन डिफाइंड एरियाज. तो सबसे पहले इसमें कुछ IAS कोड नंबर होंगे, जो आपके पास कोड बुक्स होगी, जो इसमें पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर्स, फायर हाइड्रेट सिस्टम, फायर पंप्स, स्प्रिंकल सिस्टम, फायर अलार्म डिटेक्शंस, गैसियस सिस्टम्स एंड फोम वाटर मिस्ट. इसके क्या क्या पढ़ने हैं, लाइक वाटर भी होती है, फोम भी होती है, CO2 भी के द्वारा भी, CO2 भी एक्सटिंग्विशर में यूज होती है, DCP भी होती है. ये अलग अलग टाइप के पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर है, जो हाँ एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो. बट इसमें आपको ये जानना है, क्या पढ़ना है इसके बारे में, कब हम CO2 का यूज करेंगे, कब वाटर का, कब फोम का. ऑफकोर्स अलग अलग टाइप की फायर होती है, कभी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होती है, कभी बहुत ज़्यादा भयानक लेवल पे होती है, कभी CO2 से काम चल जाता है, छोटे जो अपने बिल्डिंग्स में लगी रहती है, छोटी छोटी जो सिलेंडर टाइप के. फायर हाइड्रेंट सिस्टम ऑफकोर्स ये IS 3844 में है, उसके बारे में पढ़ लेना कि इंटरनल और एक्सटर्नल हाइड्रेंट्स क्या है, होज रील्स क्या होती है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, इसका बेसिक पंप साइजिंग क्या होती है. फायर पंप्स की बात करें तो जो कि मैन स्टैंड बाई पंप कर्व्स, ऑफकोर्स ये बेसिक फ्लो एंड हेड कैलकुलेशन कर लेना. बाकी का जैसे लाइक वाटर का है तो स्प्रिंकल सिस्टम होता है, तो वेट, ड्राई, डेल्यूज एंड स्पेसिंग्स, तो इसका कितनी स्पेसिंग आपको मेंटेन करना चाहिए, बल्ब का टाइम्स कितना होना चाहिए, टेम्परेचर, ये.
फायर अलार्म एंड डिटेक्शन सिस्टम IS कोड नंबर IS 2189 में गिवन है। इसमें ऑफकोर्स फायर जैसे लगेगी तो जैसे हुआ क्या था कि लाइक SMS हॉस्पिटल जयपुर है, उसमें फायर लग गई थी अभी 5 अक्टूबर को आई थिंक। तो उसमें क्या हुआ था ना कि उसका जो स्मोक डिटेक्टर है ना वो काम नहीं कर पाया था, और ना ही हीट डिटेक्टर। तो इस वजह से ना वो अलार्म डिटेक्ट नहीं हो पाया और लगभग 9 से 10 पेशेंट्स की डेथ हो गई थी, वो भी ICU में थे। तो इसके प्लेसमेंट्स का बहुत मैटर करता है कि आप कहाँ रखोगे और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है। गैसीय सिस्टम की बात करें तो FM200 CO2 इनग्रेन, और कहाँ पे यूज होते हैं, क्या इसके कंसिक्वेंसेज, क्या इसके फायदे हैं। फॉर्म वाटर मिस्ट, ऑफकोर्स फॉर्म टाइप्स, एक्सपेंशन रेशियो, ये मैक्सिमम लाइक वेट टाइम में या फिर आपका विंटर टाइम में यूज होता है। पैसिव फायर प्रोटेक्शन की बात करें, इसमें आपको क्या पढ़ना है, फायर रेजिस्टेंट मटेरियल कौन से होते हैं, बिल्कुल कि इनकी अलग अलग रेटिंग्स होती है 30, 60, 90, 120। तो इसकी रेटिंग्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और कंपार्टमेंटेशन की बात करें तो फायर स्मोक बैरियर्स क्या होती है, सीलिंग क्या होती है, मीन ऑफ एग्रीज, तो एग्जिट वेट, ट्रेवल डिस्टेंस, ऑक्यूपेंट लोड्स, ये सिंपल कैलकुलेशन होंगे इसके बेसिस पे। तो इस पे इतना ध्यान नहीं दोगे तो इट्स ओके। और एस्केप रूट्स क्या क्या हो सकता है, लाइक एक बिल्डिंग में आग लगी तो ऑफकोर्स सिंगेस, इमरजेंसी लाइटनिंग, ये सब होती है, इसका ही पार्ट है। तो इसका क्या प्लेसमेंट होगा, क्या स्टैंडर्ड्स होगा, किस तरह से चढ़ेंगे वहाँ पे बचाने के टाइम पे। स्मोक मैनेजमेंट, काफ़ी ज़्यादा स्मोक हो गई तो इसके लिए किस तरह से प्रेशराइजेशन करोगे, ये कंसेप्ट लेवल की बात है। और दीज आर वेरी बेसिक, ये 4 से 5 पेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये तो पढ़ के जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई से कि आउट ऑफ 80 क्वेश्चन, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि टोटल 20 क्वेश्चन आएगा फ्रॉम नॉन डोमेन और 80 क्वेश्चन आएगा आपके डोमेन सेक्शन से। तो इसमें से अबाउट आपको 30 to 35 क्वेश्चन इंडस्ट्रियल सेफ्टी या फिर 20 to 25 के आसपास मिल ही जाएंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी से, बहुत ज़्यादा वेटेज होता है इसका। तो सबसे पहले सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑफकोर्स क्या क्या पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, क्या क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या है, तो ऑफकोर्स ये हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन क्या क्या है। तो ये कुछ मेथड्स होती हैं, ये कुछ सेफ्टी सब टॉपिक्स है, यू हैव टू गो थ्रू इट, क्या क्या स्टेप्स होगी, और इसके सैंपल फॉर्मेट के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। रिस्क असेसमेंट, ये ऑफकोर्स एक अच्छे इंजीनियर में रिस्क असेसमेंट की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसकी भी कुछ मेथड्स है, लाइक रिस्क मैट्रिक्स और लाइकहुड इनटू सेवेरिटी कहाँ पे है। तो इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आप सोल्व करके चले जाना। तो मैं इसको थोड़ा ना टॉपिक को डबल स्टार लगा देता हूँ। परमिट टू वर्क, ठीक है, कि कन्फाइंड स्पेस है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है तो किस तरह से होगा। प्रोसेस सेफ्टी, MSDS, केमिकल स्टोरेज, इनकेपेबिलिटी, तो ये सब आपको हॉस्पिटल, और क्योंकि हॉस्पिटल की एग्जाम दे रहे हो एम्स की, तो डेफिनेटली यू शुड बी अवेयर अबाउट हॉस्पिटल एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूजेस में किस तरह से यूज होता है। क्योंकि हॉस्पिटल वाला हम ना लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हॉस्पिटल एम्स से रिलेटेड हाई स्पेसिफाइड वेटेज किससे हो सकता है। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत छोटा है, इसमें रूट कोज क्या है, 5 वाइज के बारे में जानो कि किस कारण से क्या क्या है। इन 5 वाइज के बाद में आपको नेक्स्ट स्टेज उठाना है, फिश बोन ऑफकोर्स। तो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, ऑब्जर्वेशन, फीडबैक्स, तो ये आप कंप्लीट कर लेना। आई विल प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर PDF in my group of Telegram, which link will be provided to you under this YouTube video। तो लेजिस्लेशन और कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए, कम से कम इन कोड का नेम पता होना चाहिए और इसमें बेसिकली स्कोप्स क्या है। जैसे हम फैक्ट्रीज एक्ट की बात करें तो 2013 में आई थी, तो इसके सब टॉपिक्स में क्या है, सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर प्रोविजन क्या क्या है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा इसमें नहीं भी पढ़ोगे तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन BIS स्टैंडर्ड यू शुड, ऑफकोर्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि IS 2189 किससे रिलेटेड है, ये कोड के बारे में पता होना चाहिए, इसका क्या क्या स्कोप है। जैसे IS 3844, IS 2189 के बारे में हम ऑलरेडी पहले मैंने इसके सॉफ्ट टॉपिक्स के बारे में भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। ISO स्टैंडर्ड के बारे में भी है, तो इसके बारे में क्या क्या क्लोज स्ट्रक्चर्स हैं ये देख के चले जाना एक बार। OISD स्टैंडर्ड्स में स्टोरेज, LPG, पेट्रोलियम, ये सिर्फ इसका ओनली स्कोप्स पढ़ के जाना है, ज़्यादा नहीं। NFPA स्टैंडर्ड्स की बात करें तो NFPA 1372 एंड 101, इसका कंसेप्ट देख के चले जाना, इट विल बी इनफ फॉर यू। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में, ऑफकोर्स इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा एज ए सेफ्टी इंजीनियर। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल हाइजीन क्या होगी,
कि आप किस तरह से उसको, आपकी इंडस्ट्रीज है उस किस तरह से आप, वेंटिलेशन है कि नहीं, एयर सैम्पलिंग कैसा है, नॉइज पोल्यूशन तो नहीं है, इल्यूमिनेशन अच्छी तरह से है या नहीं है। तो ये वन वन लाइन में इसका देख देख लेना है। ये बेसिकली ना पढ़ने में है, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं होगी इसमें। एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो वर्क पॉस्चर्स क्या होना चाहिए, वर्क स्टेशन डिजाइन किस तरह से होना चाहिए, इसका बेसिक पढ़ के जाना चले जाना। ऑक्यूपेशनल डिजीज कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है, कि मान लो कि आप एनपीसीआईएल में काम कर रहे हो वहाँ पे, या फिर एटॉमिक पावर प्लांट में वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कुछ न्यूक्लियर इनसे मतलब एक्सपोजर हो सकते हो। लाइक एम्स में भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो उसमें किस तरह से कौन कौन से डिजीज होने के चांसेस है, तो इसके सिम्टम्स एंड कंट्रोल के बारे में भी पढ़ना है आपको। फर्स्ट एड ऑफकोर्स ये होनी चाहिए आपके पास, सीपीआर बेसिक्स आपको आना ही चाहिए कि हार्ट अटैक आ गया तो किस तरह से वन मैनेजमेंट से सिंपल स्टेप्स क्या क्या होती है, ये सिर्फ सिंपल आएंगे, इससे इतने क्वेश्चन आने के चांसेस कम ही है। बिल्कुल ये अच्छा है। सेफ्टी इक्विपमेंट एंड रेस्क्यू में क्या क्या होगा, पीपी जो पहन के किस किस तरह से जाएंगे, तो ये एग्जाम लेवल के डिटेल्स है। टाइप सिलेक्शन मैट्रिक्स, एससीबीए, पार्ट्स वर्किंग ड्रॉइंग। रेस्क्यू इक्विपमेंट की बात करें तो रोप्स चाहिए ऑफकोर्स, स्ट्रेचर्स, हार्नेस, क्योंकि तभी चढ़ पाओगे, बिल्डिंग में आग लग गई तो बिना रोप्स के आप चढ़ ही नहीं पाओगे। सीडीओ से तो जा नहीं सकते, क्योंकि सीडीओ से तो वो ब्लॉक हो जाता है। इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस की बात करें तो डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे किस तरह से चेक करोगे, तो ये चेक लिस्ट नॉलेज होता है, इसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। ये आपको थोड़ा थोड़ा आपको होना चाहिए। जो मैं यहाँ पे डेप्थ रिक्वायर्ड, यहाँ पे स्पेशली ये मेंशन किया हो कि कितनी डेप्थ में आपको जाना है। सारे टॉपिक में डेप्थ में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। जिसमें मैंने लिखा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ऑफकोर्स यू हैव टू गो। अगर वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड कंस्ट्रक्शन सेफ्टी की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में क्या क्या होती है, अर्थिंग अच्छे से करके रखे हो कि नहीं रखे हो, ताकि करंट का मैनेजमेंट हो सकते, करंट बॉन्डिंग, कोई लीकेज तो नहीं है, लोटो मतलब जो आपका कनेक्शंस इनसे रिलेटेड, तो इनका डायग्राम डेफिनेशन इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैकेनिकल सेफ्टी की बात करें तो गार्डनिंग, रोटेटिंग इक्विपमेंट है, अपार्चर्स है, बहुत सारी रोटेटेबल मशीन्स होती है, उनके बारे में प्रैक्टिकल एग्जांपल होना चाहिए कि इनकी सेफ्टी किस तरह से रखे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी की बात करें, स्कॉल्डिंग, हाइट वर्क, एक्सकेवेशन किस तरह से कर रहे हो, मतलब मान लो कि आप जेसीबी की खुदाई करने वाले हैं और वो काफ़ी हाइट से कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जेसीबी कितने पर्टिकुलर सेंटीमीटर पीछे होनी चाहिए, ताकि वो इजीली रोटेट ना हो, टोपल ना हो। तो ये एसओपी लेवल, स्टैंडर्ड प्रोसेसर लेवल पे आपको एक बार देख के जाना है। वर्क प्लेस व्हीकल सेफ्टी किस तरह से होनी चाहिए, फोर्क लिप रूल्स और ट्रैफिक पाथ के बारे में आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि आग लग गई और आपकी जो फायर वाली जो फायर ब्रिगेडर की जो ट्रक्स है और जो भी व्हीकल्स है वो पहुंच नहीं पाए ड्यू टू द ट्रैफिक, तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रैफिक अगर बहुत ज़्यादा हो तो कौन सा रूट हमें जाना चाहिए इन पर्टिकुलर सिटी। कुछ न्यूमेरिकल्स देखे जा सकते हैं बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, फिर भी आप ना इनके यूनिट्स के बारे में और इनके बारे में एक दो क्वेश्चन देख के चले जाए। फायर लोड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। फायर लोड डेंसिटी क्या होती है, ये सब 3-4 क्वेश्चन सोल्व करके चला। पंप कैलकुलेशन के बारे में भी, उसका हेड फ्लो, फ्रिक्शन लॉस कितना हुआ, म्यू, ये वैल्यू निकालनी होगी। हेड मीन्स हाइट, फ्लो मीन्स उसकी पर्टिकुलर वॉल्यूम पर, वॉल्यूम्स के बारे में पता चल जाएगा कि उसकी स्पीड कितनी है। हाइड्रेंट फ्लो कितनी, नोजल प्रेशर कितना है, के फैक्टर्स ऑफकोर्स इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सोल्व करके चले जाने। स्प्रिंकलर कवरेज, स्पेसिंग कितना है, एरिया कितना कवरेज कर सकता है वो। मान लो कि आपने ना बहुत एक जेट फॉर्म में निकाला है, तो वो तो बहुत कम एरिया कवर करेगा, तो ये फॉर्मूला बेस्ड होता है, फॉर्मूला के बेसिस पे आप यू कैन कैलकुलेट इट। रिस्क स्कोरिंग के बारे में, सेवर्टी एंड प्रोबेबिलिटीज के बारे में आपको डेप्थ में मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया अब वो पहले। तो सेवर्टी एंड प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला के बेसिस पे एक तो क्वेश्चन करके देख के चलेंगे ना, तो क्वेश्चन भी आ सकते हैं बट अभी तक चांस नहीं, बट एक बार देख के चले ना जाना अगर आपके पास टाइम है तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये हॉस्पिटल सेफ्टी, एम्स स्पेसिफिक, इसको ना आप थोड़ा थोड़ा देख के चले जाना कि फायर सेफ्टी इन हॉस्पिटल्स किस तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीयू में मैंने बताया था कि एसएमएस में अभी अभी ना आग लगी थी, लेकिन फिर भी बचा नहीं पाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफकोर्स। तो हॉस्पिटल का अलग सिस्टम है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अलग अलग टाइप के सिलेंडर्स होते हैं और में अलग अलग गैसेज होती है, तो वो वहाँ पे ना वो प्रॉन एरिया होता है। ऑपरेशन थिएटर हो या ऑक्सीजन रिच एरियाज हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना। मेडिकल गैस सेफ्टी की बात करें तो सिलेंडर्स भी रखते हैं, मैनीफोल्ड रूम्स होते हैं, तो इसको किस तरह से हैंडल करोगे, ये रूल्स के बारे में पढ़ के जाना। बायोमेडिकल जो वेस्ट रूल्स होते हैं,
उसको किस तरह से सेग्रीगेट करोगे, मतलब मान लो कि इंजेक्शन अलग तरह में डाले जाएंगे, उसके कांच के टुकड़े होंगे उसमें अलग, और कलर कोडिंग क्या क्या होगी, जो वेस्ट के जो डस्टबिन्स लगे होंगे तो उसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। तो इनको रट के चले जाना, सीधा पूछा जाता है कि भाई ग्रीन किसके लिए यूज होता है, ब्लू किसके लिए यूज होता है। अगर पेशेंट इवोकेशन की बात करें तो मान लो कि आग लग गई है एसएमएस में, तो आप किस तरह से उनको निकालोगे, हॉरिजॉन्टल वे में किस तरह से निकालोगे, वर्टिकल इवोकेशन किस तरह से करोगे। तो ये एम्स के लिए क्रिटिकल है, क्योंकि काफ़ी मतलब मान लो कि काफ़ी मल्टीपल स्टोरीज बिल्डिंग होती है। एम्स दिल्ली की बात करें तो 10-11 माले की है, जैसे एम्स जोधपुर की 4 से 5 की है। तो हाउ यू विल डिसाइड वेदर यू हैव टू कन्वेंट देम इन हॉरिजॉन्टल वे और वर्टिकल इवोकेशंस किस तरह से करोगे, तो आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस तैयार रहना है, ऑफकोर्स कोड रेड रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज इनके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए ना मैं कौन कौन सी बुक्स है स्पेसिफिकली वो मैं डाल दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो अभी आज से आपके पास लगभग 1 महीना बचा है, ठीक है, 1 मंथ बचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी बुक ले लो जिसमें एमसीक्यूज हो, ठीक है, एमसीक्यू पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि एम्स क्या होता है ना, बेसिकली किसी भी एमसीक्यू बुक्स को ले लेगा, वहां से उठा के क्वेश्चन दे देगा। तो एमसीक्यू पे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। जहां जहां पे मैंने कंसेप्ट की बात की है, ठीक है, तो आपको वहां से थ्योरी डेप्थ में पढ़नी है। आईएएस स्टैंडर्ड कोड जितनी भी बुक है उनमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी है। उसमें जो जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया ना वही, उसके अलावा अगर आपको पास टाइम है तो यू कैन गो। मैं सिर्फ आपको 1 महीने के हिसाब से कि 1 महीने में आप इतना सिलेबस मैनेज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। देखो अब 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 क्वेश्चन बेसिकली कहाँ कहाँ से आने के चांसेस है। जीके के क्वेश्चन आपको ना 8 से 10 देखने को मिल जाएंगे। कुछ कंप्यूटर के होंगे 3 से 4, और मैथ्स और रीजनिंग की। मैथ्स और रीजनिंग में आपको ना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं भी करके जाओगे तो यू विल डू इजीली, क्योंकि बहुत ईजी आता है। न्यूमेरिकल और अल्फा न्यूमेरिकल बेसिस आते हैं कि मान लो कि अगर ए क्यू पी सी को 2 12 13 या मान लो कि 4 माना जाता है, तो इस कोड वर्ड को एल टी पी आर के लिए क्या यूज होगा, ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो बेसिकली आपको ना अल्फा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, वो बहुत ईजी क्वेश्चन मिल जाएंगे या कैलेंडर के बेसिस पे मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, तो इन पे ध्यान नहीं देना। जीके में अगर आप अच्छे मार्क्स ले आते हो 20 में, ट्राई करना कि 15 मार्क्स लाने की कोशिश करना, और इसमें भी 80 में से कम 60 मार्क्स लाने की कोशिश करना, ताकि आपके अच्छे से चांस हो। 85 पे इजीली आपको एम्स मिल जाएगी, बहुत है 85। तो लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ रही थी वो तो मुझे नहीं पता, और मैं देख के आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना फॉर फर्दर अपडेट। इससे रिलेटेड मैं बुक्स भी बता सकता हूँ, और साथ साथ में डेप्थ में कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे तो मैं अपडेट कर दूंगा। और लाइक करके कमेंट करना कि कुछ पार्ट रह गया हो सिलेबस में, क्योंकि मैंने जिनसे इन्फॉर्मेशन ली है उन्होंने मुझे ये सारा पूरा गाइड करवा दिया। थैंक यू।